नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम हमारे इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रमुख राजनीतिक विचारक के रूप में दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले हमें इसके इम्पोर्टेंस और सिलेबस में इसका स्थान पता होना चाहिए, इससे स्टडी आसान होती है। तो ये हमारे MPPSC मेंस के पेपर 2A पार्ट ए की यूनिट 4 के अंतर्गत आता है, जिसमें हमें 8 प्रमुख राजनीतिक विचारक पढ़ने हैं और ये सीरीज़ का हमारा दूसरा वीडियो है। इसको पहले हमने राम मनोहर लोहिया जी के बारे में बताया था। तो आज हम दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक पूरा देखें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के मुख्य बिंदुओं की। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में जो हम आज के मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे उनका सामान्य परिचय, जैसे कि जन्म, एजुकेशन या उनकी जो भी स्पेशलिटी है जिसके कारण उन्हें याद किया जाता है उसके बारे में। प्रमुख रचना की हम बात करेंगे और इनकी प्रमुख एक कंसेप्ट इन्होंने दिया था एकात्म मानव दर्शन का, तो इसके बारे में बात करेंगे। चित्ती सिद्धांत इन्होंने बताया था। एकात्मक अर्थनीति इन्होंने बताई थी, एकात्मक अर्थनीति, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि किसी भी राज्य की जो रीढ़ होती है वो उसकी अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थ होता है। ठीक है, अर्थ मतलब नॉट EARTH, अर्थ इकोनॉमी से यहाँ पर रिलेट कर रहा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हम इसके प्रमुख 4 मार्गों की बात करेंगे और अंत्योदय विचार जो इन्होंने दिया था उसकी बात हम जो है समझेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ सरकारी योजनाओं में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम रहता है, तो वहीं पर अंत्योदय भी शब्द जुड़ा होता है। तो इसका क्या अर्थ होता है आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम फटाफट जो है बात कर लेते हैं इनके सामान्य परिचय की। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जन्म है 25 सितंबर 1916 को मथुरा के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था और इसी तिथि को अर्थात 25 सितंबर को ही जो है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इससे आप कनेक्शन समझ गए होंगे कि क्यों होता है। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल के जो है उपलक्ष्य में ही अंत्योदय दिवस जो है मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ हम आगे समझेंगे। मृत्यु इनकी हुई थी 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय पे। मुगल सराय एक रेलवे स्टेशन का नाम था और इनका जो मृत्यु है वो काफ़ी एक रहस्यमयी घटना के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। सस्पेंशन उस पर बना हुआ है। तो मुगल सराय इनको डेडिकेट करते हुए मुगल सराय रेलवे स्टेशन का जो नाम है आज के समय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगर हम इनकी बात करें, इनके व्यक्तित्व विकास की, तो ये महान चिंतक थे, संगठनकर्ता थे और साथ में ही भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, जनसंघ का ही नाम जो है 1980 में फिर भारतीय जनता पार्टी कर दिया जाता है। शुरुआत में जनसंघ के रूप में उभरी थी। तो अखिल भारतीय जनसंघ के मंत्री रहे थे 1951 में, महामंत्री रहे थे 1953 में और इसके अध्यक्ष बने थे वो 1967 में। तो ये आपको हमें चीज़ें याद रखनी है। इनका जो सबसे स्पेशल चीज़ है कि इन्होंने एकात्म मानव दर्शन की अवधारणा दिया था। इन्होंने धर्म क्या होता है उसके बारे में बात करी थी। चित्ती के बारे में बताया था, अभी हम आगे समझेंगे। राज्य को इन्होंने परिभाषित किया था। एकात्म अर्थनीति क्या होती है, ठीक है, ये एकात्म मानव दर्शन है। इसी प्रकार एकात्म अर्थनीति के बारे में इन्होंने बात की थी। पूंजीवाद, समाजवाद, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, मशीनीकरण का निषेध इन्होंने बताया था। तो इस प्रकार से तमाम ऐसे बिंदु हैं इन पे इन्होंने जो है अपनी विचार व्यक्त करे थे। इनके विचारों को ही हमें जो है हमारे आज के इस वीडियो में जो है समझना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। पहले बात कर लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है कि XYZ जो है रचना किसकी है या फिर इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न में से कौन सी है या कौन सी नहीं है, सो हमें याद रखना ही पड़ेगा। तो इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो 2 योजनाएं, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राजनीतिक डायरी, विश्वासघात, टैक्स या लूट, भारतीय अर्थनीति का उन्मूलन, क्योंकि इन्होंने अर्थव्यवस्था पर अपने विचार प्रकट किए हैं, बेकारी की समस्या और उसका हल, लोकमान्य तिलक की राजनीति, जनसंघ सिद्धांत और नीति, अमेरिका अनाज PL 480, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्म मानववाद और अखंड भारत।
ठीक है, तो ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं थी। अब हम बात करते हैं एकात्म मानव दर्शन की। तो ये एकात्म मानव दर्शन का जो कंसेप्ट है इन्होंने दिया, बिल्कुल इसके नाम में ही इसका अर्थ भी समाहित है। तो यहाँ पर जो मानव जीवन है तथा संपूर्ण प्रकृति के एकात्मक संबंधों का दर्शन की बात जो है इन्होंने कही है, और अर्थात इन्होंने मानव जीवन और जो प्रकृति है उसको एक ही माना है। ठीक है, उनका आपस में जो संबंध है वो निकटता से परिभाषित किया है। जो शरीर है, मन, बुद्धि, आत्मा से इन्होंने ये कहा है कि एकात्म मानव दर्शन भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है, जो शरीर मन बुद्धि आत्मा से युक्त होता है, और साथ में ही जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी भी जो है साधना करने वाले दर्शन का केंद्र बिंदु जो है होता है। ठीक है, तो इन चारों पुरुषार्थों से पूर्ण मानव ही एकात्म मानव दर्शन का केंद्र बिंदु है, और एकात्म मानव दर्शन में परिवार संस्था का बहुत महत्व होता है। ठीक है, अर्थात ये कह रहे हैं कि व्यक्ति के बिना समष्टि यानी कि पॉपुलेशन यानी कि एक हम जो है राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते, और राष्ट्र के बिना मनुष्य का जो मूल्य होता है वो क्या होता है, वो शून्य होता है। ठीक है, वो जो होता है शून्य होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी विचार व्यक्त करते हैं, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि जनरली जो पाश्चात्य लोग हैं, जो पश्चिमी लोग हैं, उन्होंने जो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, इनको अलग अलग माना है और इसको उस प्रकार से परिभाषित किया। लेकिन ये सबका जो है संबंध कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि सपोज ये जो एक वृत्त है इसमें व्यक्ति आता है, तो इस व्यक्ति से ही जो है परिवार बनता है। ठीक है, तो ये अलग नहीं है बल्कि जुड़े हुए हैं, और परिवार से ही जो है एक समाज का निर्माण होता है, और समाज से जो है राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र से ही जो है विश्व का जो है निर्माण होता है, और विश्व से ही जो है हमारा ब्रह्मांड है। तो इस प्रकार से हमें देख रहे हैं सर्कल किस प्रकार से है कि ब्रह्मांड में सब कुछ आ रहा है, विश्व में ये भी आ रहा है, तो ये सभी जो है अंतर्निहित है, अर्थात ये एक है, एकात्म है। तो मानव एकता का जो विचार है भारतीय संस्कृति का बेस है, और ये जनरली जो होता है भारत में ही मिलता है। ठीक है, तो ये जो है इनके विचार थे। तो भारतीय संस्कृति को ये क्या कहते हैं, भारतीय संस्कृति को ये एकात्मवादी कहते हैं, जिसे सर्पिल मंडलाकार रचना की जो है संज्ञा दी जाती है। और अगर हम बात करें तो शरीर को भी ये कुछ इस प्रकार से ही बनाते हैं कि ये मनुष्य का जैसे कि शरीर है, शरीर से जो है मन बनता है, और मन से बुद्धि, और बुद्धि से जो है आत्मा। ठीक है, तो ये आपस में को रिलेटेड होती है ये भी, और इसी से जो होता है एकात्म मानव दर्शन का दर्शन होता है। तो ये इनका कंसेप्ट था। अब हम बढ़ते हैं इनके चित्ती सिद्धांत की ओर। चित्ती नहीं है, ये चित्ती है। ओके, चित्ती सिद्धांत ये चिति सिद्धांत है। तो चिति सिद्धांत के बारे में ये क्या कहते हैं, तो इनके चिति सिद्धांत में जो है राज्य दर्शन होता है, और यह सिद्धांत इन्हें राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हीगल और रूसो की श्रेणी में ला देता है। जिस प्रकार हीगल की दृष्टि से विभिन्न कार्यों के पीछे विश्वात्मा की लीला को देखते हैं, रूसो राज्य का आधार सामान्य इच्छा में देखते हैं। ये जो भी है, ये जो है नाम है, ये एक प्रकार ये जो है दार्शनिक थे यूरोप के। उसी प्रकार दीनदयाल जी जो है चिति सिद्धांत को स्थापित कर प्रत्येक राष्ट्र की मूल प्रकृति, लक्ष्य, उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मूल्य में आदर्श को समझने की जो है कुंजी बताते हैं। चिति के सिद्धांत के माध्यम से हम राष्ट्रों की विभिन्नता, उसकी संस्थाओं के कार्यों, लक्ष्यों का जो है सम्यक अध्ययन कर सकते हैं। दीनदयाल जी के अनुसार चिति क्या है, तो चिति को इन्होंने क्या कहा है, राष्ट्र की आत्मा कहा है। ठीक है, चिति को इन्होंने राष्ट्र की आत्मा कहा है, और चिति से ही किसी भी देश की प्रकृति जो है पता चलती है। जैसे कि चिति को राष्ट्र की आत्मा कहा है, और राष्ट्र की कुछ जो है भावगत विशेषता होती है। ठीक है, भावगत विशेषता होती है जिन्हें प्रत्येक राष्ट्रीय प्रारंभ से ही अथवा ऐतिहासिक विकास क्रम में प्राप्त करता है, और इसकी विशेषता की प्रत्येक घटक में सामान्य तत्व के रूप में विद्यमान रहती है। राष्ट्रीय विशेषता को ही क्या कहा जाता है, चिति कहा जाता है। ठीक है, ये भावगत है। यह राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और उचित अनुचित का मापदंड, नैतिकता, सुख दुख का विचार निर्धारित करता है। तो चिति का जो है ये इंपॉर्टेंस यहाँ पर बता रहे हैं कि राष्ट्र की संपूर्ण एकता, उसकी संपूर्ण समष्टि जीवन, राष्ट्र आत्मा चिति के परिणाम स्वरूप ही होता है। और राष्ट्र के उत्थान पतन में भी दीनदयाल जी ने चिति को ही मूल कारण माना है। चिति के प्रकाश से ही राष्ट्र का अभ्युदय होता है, और चिति के विनाश से ही राष्ट्र का जो होता है पतन होता है। ठीक है, तो ये बात थी। अब हम बात करते हैं राज्य की। तो दीनदयाल जी के अनुसार राज्य राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, और राष्ट्र अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
समय समय पर विभिन्न संस्थाओं का क्या करता है, विकास करता है। एकात्मक अर्थनीति की हम बात करें तो अपनी पुस्तक भारतीय अर्थनीति विकास की दिशा, ठीक है, तो ये भी इनकी एक जो है कृति रही है, भारतीय अर्थनीति विकास की दिशा में। अर्थनीति की इन्होंने विवेचना की है, जिसमें इन्होंने कई आर्थिक चीजों को बताया है। समाज में अर्थ का प्रभाव व अभाव व प्रभाव दोनों को मिटाकर उसकी समुचित व्यवस्था करने को अर्थ आयाम की जो है इन्होंने संज्ञा दी है। तो भारतीय संस्कृति में अर्थ का क्या महत्व बताया इन्होंने, तो भारतीय संस्कृति में सदा ही धर्म को आधारभूत पुरुषार्थ माना गया है, ठीक है। यहाँ पर धर्म की चर्चा की और धर्म के आधार पर ही आर्थिक नव निर्माण के जो होता ढांचे की आवश्यकता होती है। वेदों की व्याख्या में धर्म के 12 लक्षण होते हैं और इन लक्षणों में श्रम को धर्म का पहला लक्षण माना जाता है, ठीक है। कौन सा है, तो श्रम है जो है सबसे पहला लक्षण है। और श्रम को अधिकार देना क्या है, राज्य का कर्तव्य है। और श्रम का अधिकार मनुष्य का संवैधानिक अधिकार है। राज्य का पहला कर्तव्य कि प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर दे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इस चीज को समझ सकते हैं, अगर इस चीज पे काम किया जाए तो बेरोजगारी को बहुत हद तक जो है कम किया जा सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में सदैव आग्रह करते हैं कि हमें अपना आयोजन लक्ष्य घोषित करना चाहिए कि सबको काम दो, ठीक है। अब इस लिटरली इस चीज पे जो है काम होना चाहिए। चलिए, तो धन का मनोविज्ञान के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। पंडित दीनदयाल जी का मत है कि धन का अभाव मनुष्य को चोर बनाता है। समाज में अर्थ का अभाव, अभाव मूलक नियोजन समाज में अधर्म को धर्म बना देता है। वैसे ही अर्थ का प्रभाव भी धर्म का नाश कर देता है। इसलिए हम मत प्रतिस्थापित करते हैं कि समाज के जो मानदंड है ऐसे बनाए कि हर वस्तु पैसे से न खरीदी जा सके। पैसे से ही मूल्य आंकने का परिणाम यह होगा कि दुर्लभ की रक्षा ही नहीं हो पाएगी। शरीर शक्ति में दुर्लभ अपनी बुद्धि का उपयोग कर धूर्तता से धन कमाकर अपनी रक्षा का मूल्य चुकाएगा, जो कि जनरली होता है आज। स्वामित्व के सवाल की बात करते हैं तो व्यक्तित्ववाद और समाजवाद के विचारात्मक संघर्ष ने एक नवीन आयाम को जन्म दिया है कि संपत्ति पर व्यक्ति का अधिकार हो अथवा संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो। उपाध्याय जी जो है संपत्ति के स्वामित्व के लिए व्यक्ति और समाज के द्वंद्व को ही गलत मानते हैं। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति समाज को के प्रतिनिधि है अथवा समाज के संपत्ति के हिस्से का न्यासी या संरक्षक है, ठीक है, ये बात की गई है। अब है पूंजीवाद और समाजवाद का निषेध की करा है इन्होंने। तो उपाध्याय जी कुछ व्यक्तियों के हाथों में असीमित उत्पादन के सामर्थ्य के केंद्रीकरण के प्रबल विरोधी थे और पूंजीवाद की प्रवृत्ति वित्तीय सत्ता को कुछ हाथों में केंद्रीकृत करने की है और यह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ही पश्चिम के औद्योगिकरण को क्या करती है, पनपने देती है। आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हुए कहते हैं कि केवल राजनीतिक जीवन का आयाम नहीं मानते। उनका मत है कि प्रत्येक का वोट जैसे राजनीतिक प्रजातंत्र का निष्कर्ष है, वैसे ही प्रत्येक को काम यह आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है, क्योंकि सभी के पास काम रहेगा तो सभी की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और सभी की मजबूत है तो राष्ट्र का विकास होगा। ये भारी औद्योगिकरण के जो समय जो है खिलाफ थे कि बड़े उद्योगों में उत्पादन के केंद्रीकरण के कारण तथा मांग व पूर्ति पर यंत्रवाद के हावी हो जाने के कारण बड़े उद्योग तानाशाही प्रवृत्ति वाले व अमानवीय हो जाते हैं। उपाध्याय जी जो भारी उद्योगों के खिलाफ थे, वे भारी उद्योगों को निम्न कारणों से अमानवीय मानते थे, जैसे ही भारतीय समाज में समरसता भंग होगी, स्वतंत्र उत्पादक शिल्पी के पूरक नहीं होंगे, वरन जो है प्रौद्योगिकी बेरोजगारी बढ़ेगी, पूंजी संप्रदान है जो भारतीय उत्पादक के सामर्थ्य के बाहर है। तो अब और भी समझ सकते हैं कि क्या जो है इसकी कमियां रहती है। और अब अपर मात्रिक उद्योग नीति की बात करते हुए कहते हैं कि उपाध्याय जी भारी उद्योगों के विरुद्ध होते हुए भी स्वस्थ औद्योगिकरण के विकास के समर्थक थे, ठीक है। जो स्वस्थ औद्योगिकरण है उसके विकास के समर्थक थे, जिसको अपर मात्रिक उद्योग नीति कहा है। अतः वे अपर मात्रिक अर्थात उत्पादन में स्वावलंबन से कुछ अधिक उत्पन्न करने वाली उद्योग नीति के पक्ष में थे। उद्योग नीति के निम्न पहलू होने चाहिए इनके अनुसार कि वह सबको काम दे, मतलब अपर का मतलब वो बता रहे हैं कि जब सबके पास काम होगा तो उद्योग को से इतना जो है उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, अर्थात सबको काम मिल रहा है तो स्वस्थ औद्योगिकरण है। उत्पादन के केंद्रीकरण के बजाय जो है उसका विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए और भारत की कृषि ग्राम व्यवस्था के लिए पूरक हो, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा था और वह गांवों से प्रतिभा पलायन नहीं होने देते। और फिर इन्होंने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की ओर भी जोर दिया है। तो विकेंद्रीकृत का मतलब वही है कि ग्राम तथा जनपद होने चाहिए और तो उनको भी क्या है कुछ आर्थिक अधिकार दिए जाने चाहिए। कृषि की बात करते हुए उपाध्याय जी कहते हैं
तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारे जो देश की पॉपुलेशन है मैक्सिमम जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उस समय भी ग्रामीण ही थी, और लगभग उस समय की बात करें तो 60% जो उत्पादन है कृषि से ही होता था। तो इसीलिए कृषि पे को जो है और भी जो मतलब कृषि को विकास को कुछ इस प्रकार से किया जाए कि औद्योगिकरण को जो है नुकसान ना हो, क्योंकि भारत का विकास जो किसान है केवल अनाज एवं उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल का उत्पादन नहीं करता, वरन वो कारखानों के लिए निर्मित माल का भी क्या करता है, विकास करता है। तो यहाँ पर कृषि को बढ़ावा देने की बात की गई है। अपनी भारतीय अर्थनीति पुस्तक, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी भारतीय अर्थनीति। पुस्तक में इन्होंने 1951 से 1956 तक के काल में विभिन्न बांध परियोजनाओं के कारण कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि की जो है जानकारी प्रस्तुत की थी कि बड़ी बांध परियोजना पर बजट में स्वीकृत राशि में से 92% राशि खर्च होकर भी कृषि उत्पादन केवल 47% ही बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को समझाने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार विदेशी पूंजी रुपए के उन्मूलन की बात की गई है कि हमारे देश में श्रम शक्ति का कच्चा माल विपुल मात्रा में उपलब्ध है, परंतु औद्योगिक विकास के लिए पूंजी की कमी है। विदेशी पूंजी मुख्यतः 3 तरह से प्राप्त होती है: विदेशी पूंजीपतियों से, व्यक्तित्व रीति से, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों से, वित्तीय सरकारों के ऋण के रूप में अथवा उद्योगों में भागीदारी के माध्यम से प्राप्त होती है। और रुपए का उन्मूलन जब बाध्यतावश किया जाता है तो उसका परिणाम केवल आयात तक ही सीमित नहीं रहता, वरन उत्पादन मूल्य औद्योगिकरण में आर्थिक विषमता पर इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिलते हैं। और ये अपनी पुस्तक अवमूल्यन एक महापतन में लिखते हैं कि जून 1966 में रुपए का उन्मूलन विदेशी राजनीतिक दबाव में किया गया था। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार केवल एक संस्कृतिवाद की विचारधारा ही जो है राष्ट्र की रक्षा और विकास के पथ पर अग्रसर कर सकती है, और इसके अनुसार द्विसंस्कृति या बहुसंस्कृति राष्ट्र के विखंडन का जो है आधार बनती है। इसलिए वे किसको महत्व देते थे, वो एक संस्कृतिवादियों के साथ पूर्ण सहयोग के लिए राष्ट्र के लोगों का आह्वान करते थे। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने 4 प्रमुख मार्ग बताए। इसके अलावा इसके अतिरिक्त हम बात करें तो उन्होंने 4 प्रमुख मार्ग बताए हैं: अर्थवादी, राजनीतिवादी, मतवादी और संस्कृतिवादी। ठीक है, तो संस्कृतियों का संघर्ष की यहाँ पर भी बात की है। अब हम बाद में लास्ट में समझते हैं इनके अंत्योदय विचार के बारे में। तो अंत्योदय का जो मतलब होता है, बेसिक मतलब जो होता है अंत्योदय का, वो ये होता है कि जो समाज के सबसे निचली पंक्ति के व्यक्ति है, ठीक है, समाज के सबसे जो निचली पंक्ति के व्यक्ति है उन तक आर्थिक विकास को पहुंचाना जो है अंत्योदय कहलाता है। तो यहाँ पर इस बात पर जो है जोर दिया गया था। तो ये इनके प्रमुख विचार थे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सो गाइज यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। सो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।